संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में। आज जिस विशेषता संविधान की हम शुरू करने जा रहे हैं वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये है त्रिस्तरीय सरकार, यानी हमारे संविधान की जो विशेषता है उसके अंदर स्तरीय सरकार की व्यवस्था है, यानी जो सरकार है वो 3 स्तरों में होगी। तो जब हमारा संविधान का जो मूल संविधान जो हमारा था, जो 26 नवंबर को बन के रेडी हुआ था, कब 1949 में, तब ये त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था उसमें नहीं थी। ये अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू इसमें संविधान में जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं कि वो कौन सा संशोधन है और आखिर इसमें क्या व्यवस्था की गई है। तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, ठीक है। 73वां 73rd अमेंडमेंट होता है संविधान का 1992 में, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 9th पार्ट जोड़ा जाता है, ठीक है। हमने बात करी थी हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 11वीं अनुसूची थी वो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी, और जो लागू हुआ था, ठीक है, जो प्रभावी हुआ था वो हुआ था 1993, 24 अप्रैल 1993 से ये अमेंडमेंट प्रभावी हुआ था। जैसे हमारा जो संविधान था वो बनके तो तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, पर वो प्रभाव में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। वैसे ही 73वां संशोधन 1992 में करा गया था, पर प्रभावी वो 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट में पंचायतों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो उसको हम बाद में पंचायती राज वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल संविधान की, हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन जिसके अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची और 9वां भाग जोड़ा गया था। उसी के साथ साथ 74वां संविधान संशोधन आता है 1992 का, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ठीक है। आखिरी जो हमारी अनुसूची है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने देखा था 73वां जो संविधान संशोधन होता है उसमें 9वां भाग जोड़ा जाता है। जैसे हमने देखा था संविधान 25 भागों में डिवाइडेड है, तो 9वां भाग जोड़ा जाता है। और 74वां जो संविधान संशोधन होता है उसमें 9th ए ऐड किया जाता है, ठीक है। 9वें भाग का क, या हम कहें 9 क जैसा हम पढ़ते हैं, या इंग्लिश में 9A। अच्छा, जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे जो भी कैपिटल लेटर्स में आपको कहीं पर भी दिखता है, जैसे 9A, 10B, 7Z या 243Z, ऐसे करके कहीं पर भी दिखता है, जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो संशोधन करके आए गए हैं, यानी वो मूल संविधान में नहीं थे, वो संशोधन के बाद हमारे संविधान में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जो प्रभावी होता है 1 जून 1993 से। इसलिए हम जनरल वे में क्या कह देते हैं, 1993 में ये संविधान संशोधन हुए थे, जब से वो प्रभाव में आए थे वाला ईयर हम देखते हैं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय सरकार की हम बात कर रहे थे। तो 3 स्तर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि ये तो ग्राम पंचायत ही या पंचायत ही नगर पालिका है, ये तो 2 ही स्तर हुए, तीसरा स्तर कहाँ है, ऐसा नहीं है। पहले हमारे संविधान में 2 स्तरीय प्रणाली थी, केंद्र और राज्य। ये हमारी उसके नीचे की क्षेत्रीय प्रणाली जिसको हम कहेंगे वो उसमें आई, ठीक है। पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक हो गया, इतना समझ में आया होगा। अगली हम चीज़ संविधान की विशेषता देखते हैं। इन सबको हम अलग अलग चैप्टर इनके पूरे बनाए गए हैं, उनमें ही डिस्कस करेंगे। अभी हम छोटा छोटा करके देख ले रहे हैं, एक बेसिक नॉलेज जो कहते हैं वो ले रहे हैं सारी चीज़ों की।
अगली संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो वो है सहकारी समितियां। हमारे संविधान में प्रावधान है कि हम यानी भारत के नागरिक सहकारी समितियां बना सकते हैं। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो सहकारी समितियां क्या होंगी आप जानते होंगे कि कुछ लोग जो एक समान रूप से कार्य करना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक विषय के ऊपर, तो वो समिति गठित करते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर 9 मेंबर होना ज़रूरी होता है आई थिंक उसके लिए, तो कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो ये हमारे संविधान के अंदर हैं। ठीक है, समितियाँ अलग अलग समितियाँ होती हैं, सहकारी समितियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये भी जो था ये 9th बी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कैपिटल में होगा, अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, 9th बी। 9A में क्या है? 9A में नगर पालिका है। 9 में क्या है? 9 में क्या था? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो 9B में सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई है। ये कौन से संविधान संशोधन से आया है? तो ये है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो 2011 से अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार मिला है। ठीक है, संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है सहकारी समिति गठित करने के लिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंदर आएगा? 19वें। ठीक, अनुच्छेद 43B नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो सहकारी समिति रिलेटेड है 43B से, अनुच्छेद 19 से और भाग 9B से। अगली चीज़ देखें तो संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियां शीर्षक से अनुच्छेद है। ठीक है, जो 9th बी की हमने बात करी, इसमें पूरा जो अनुच्छेद है उसका जो शीर्षक है वो ही सहकारी समितियां हैं। ठीक, तो सहकारी समिति से रिलेटेड हमने 2 अनुच्छेद देख लिए हैं। एक 19 जो हमको अधिकार देता है समिति बनाने का। ठीक है, और 43B जिसमें इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी ऐड किया गया है। 97वां संविधान संशोधन के थ्रू इसको हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, सहकारी समितियां। आगे हम देखते हैं, हमने संविधान की सारी विशेषताएं जो लगभग हम कवर कर चुके हैं सारी। अब हम देखते हैं हमारे संविधान की बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी करी है। जैसा हमने पहले इस बारे में डिस्कस किया हुआ था, संविधान की आलोचना भी खूब हुई है। उधार का संविधान इसे कहा, जैसा हमने देखा था 1935 से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसको कहा कि ये एक उधार का संविधान है, खुद से बनाया हुआ नहीं है, या उधारी की एक बोरी है, या हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। और इसी के प्रति उत्तर में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, एक कथन है इनका, काफ़ी लंबा चौड़ा है, कभी कभी एग्ज़ाम में वैसे इतना लंबा तो नहीं पूछा जा सकता है, पर थोड़ा अगर हम देखें तो वो है, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए हैं जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने लाइन पढ़ी है जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। अगर ऐसा कुछ लाइन लिखी भी आती है और कहा जाता है कि ये किसके कथन है, तो ये है भीमराव अंबेडकर जी के। आगे हम देखें तो 1945 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। बहुत लोगों ने कहा है क्योंकि हमने डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें 1935 के जो अधिनियम हुआ था वहाँ से उठाई हैं। तब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल था। अब जैसा कहा है PR देशमुख ने, संविधान सभा के सदस्य ने इसमें टिप्पणी की थी, संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। ठीक है,
वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। अगर ये कथन लिखने को आता है और आता है कि ये किसने कहा है, तो वो कहा है PR देशमुख ने, PR देशमुख। ठीक, अब इसके प्रति उत्तर में भी भीमराव अंबेडकर का कहना था कि 1935 से तो हमने लिया है, मैं मना नहीं करूँगा टाइप का, पर किसी से अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और तो आपको उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुछ कहा उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे हम इसको उतना लंबा चौड़ा नहीं देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो अभारतीय है क्योंकि हमारे देश में इतने सालों तक ब्रिटिश रूल था, तो हमने वहाँ से राजनीतिक सारी चीज़ें जो भी थी, हमारी संघीय व्यवस्था हो चाहे जो हो, हमने ब्रिटेन से ली। तो बहुत लोगों का कहना था कि ये अभारतीय है, भारतीयता के विरोध में है। और इसी संदर्भ में एक संविधान के सदस्य हुआ करते थे हनुमंथैया। ठीक है, के हनुमंथैया, उनकी जो टिप्पणी थी वो थी, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए थे। ठीक है, तो ये जो कथन था ये था के हनुमंथैया का। ठीक, तो फिर इसके फिर से प्रत्युत्तर में लोगों ने कहा कि ठीक है, अपना तर्क दिया कि ऐसा नहीं है टाइप, हमारा संविधान वहाँ से लिया गया ज़रूर है, पर ये वहाँ से जो भी अच्छाई हमें लगी थी हमने वो ही वहाँ से ली है और इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा किसी का तर्क था कि ये गांधीवाद से दूर हमें ले जाता है, गांधी जी जैसा चाहते थे ये संविधान वैसा बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी ने कभी ऐसे संविधान की कल्पना नहीं की होगी, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। ठीक, चौथी पांचवी अगर हम आलोचना देखते हैं तो बहुत लोगों का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है, काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा, इतने अनुच्छेद किसी के भी संविधान में नहीं है, किसी दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं है, जैसा हमने देखा। तो ये भी आलोचना की, बहुत लोग इसको आलोचना के उसमें भी लेते गए हैं। ठीक, और बहुत इसको हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं कि इतना बड़ा है तो मतलब हमारा संविधान सबसे बड़ा है, इतना बड़ा लोकतंत्र है। ठीक, हम उसमें भी ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत इसको जटिल भी कहा है। आगे हम कहें तो वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। क्यों वकीलों का स्वर्ग कहा है? क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था, जो सभा में जो सदस्य थे वो कानून के पढ़ने वाले, या हम कहें बैरिस्टर, या जो वकील होते थे वो भी शामिल थे काफ़ी हद तक। तो और इसमें प्रशासनिक चीज़ें भी काफ़ी ऐड की हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है वकीलों का स्वर्ग, किसने हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वकीलों का स्वर्ग हमारे संविधान को किसने कहा है? तो वो कहा है आइवर जेनिंग्स। नाम याद रखना, जेनिंग्स। राइट, तो आइवर जेनिंग्स ने इसको वकीलों का स्वर्ग कहा है। विशेषताओं में हमारी एक स्लाइड मिस हो गई थी, कुछ विशेषताएं और बाकी थी, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सरकार का संसदीय रूप है। ठीक है, ब्रिटेन में जैसा चलता है, यानी अमेरिका की तरह यहाँ कोई एक अध्यक्ष नहीं है। हमारे देश में कार्यपालिका है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, और उसके नीचे मुख्यमंत्री होता है राज्यों में। ये सब संसदीय रूप को डिनोट करती है। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो संसदीय व्यवस्था और न्यायिक समन्वय, यानी हम बात तो करते हैं कि संसद सर्वोपरि है, दूसरा हम ये भी कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोपरि है, पर एक्चुअल में हमारा जो संविधान है वो ही सर्वोपरि है। तो संसद जब चाहे हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट, अगर संसद कोई
अमेंडमेंट करना चाहती है, कोई बदलाव करना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज भी कर सकता है, उसको खंगोल के, देख के, परख के कि ये हमारे संविधान के मूल ढांचे को तो नहीं परिवर्तित कर रहा। अच्छा, इस बात से एक बात याद आती है कि हमारा संविधान में जो संशोधन होते हैं वो हमारे संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित ना कर दे। ये जो मामला हुआ था 1994 आई थिंक ना, 1994 में केशवानंद भारती मामला हुआ था। सॉरी, 1994 नहीं, 1973, ठीक है, 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन तभी संभव है जब वो हमारे संविधान की मूल ढांचे को परिवर्तित ना करे। तो संसद संशोधन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज भी कर सकता है, और संसद हमारे संविधान का एक बड़ा रूप परिवर्तित भी कर सकती है। दोनों के बीच में समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की हम बात करते हैं तो हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हमारे हर राज्य के अपने हाई कोर्ट होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राज्य का अपना अपना अलग अलग हाई कोर्ट नहीं भी होता है, 2 राज्यों के एक भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है, तो उसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? कोलकाता में, राइट, बेंगलोर में है, सॉरी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये हो गया हमारा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। वो स्वतंत्र है, कोई संसद, कोई कार्यपालिका, विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। वो हमारा संविधान देखेगा, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। आगे हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो वो लिए हैं रशिया, रूस से मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हुए हैं, आयरलैंड से, ठीक है, और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हुए हैं। तो ये हमारे संविधान की विशेषता थी। इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, इन सब को हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लक्ष्मीकांत बुक का 3rd चैप्टर। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।